Good morning, students. My name is Akash Tiwari, and I welcome you all in today's class. Today, we are continuing with the chapter Work and Energy, chapter number 11 of class 9th. So, let's start. First of all, let's see what is work. When force applied on any body makes that body move, then work is said to be done. इसका मतलब है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट है, ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप इसको ढकेल रहे हो, ठीक है, टुवर्ड दिस साइड। अब जब आप इसको ढकेलोगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इस साइड मूव करेगा। तो क्योंकि आपने इसके ऊपर में फोर्स लगाया, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट जो है ये एस डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। पहले यहाँ पे रहा होगा, अब बॉक्स जो है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में जब भी आप फोर्स लगाते हो तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है। वो चलेगा तो फिर सीधी सी बात है, कोई ना कोई डिस्टेंस तो डिस्प्लेस हो गई। इसी को ही हम वर्क कहते हैं, ठीक है। अगर आपके फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो यही आपकी वर्क डन कहलाती है। जैसे हॉर्स जो है वो कार्ट को खींचता है, तो हॉर्स क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके खींचने से आपकी कार्ट जो है वो चल रही है, ठीक है। अब वर्क डन जो किसी भी बॉडी पे एक्ट करता है, जो भी वर्क डन किसी भी बॉडी पे, कोई भी वर्क हो, ठीक है, अगर वो किसी बॉडी पे लग रहा है तो वो हमेशा दो फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अगर हमको कहना है, आप कैसे कहोगे कि वर्क हो रहा है, ठीक है, कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वर्क होगा कि नहीं होगा, या वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो जो है वो ये इन दो फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। देख लो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स के ऊपर में डिपेंड करेगा कि आपकी वर्क डन हुई कि नहीं, ठीक है। फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होगी, ठीक है, डिस्प्लेस होगी। जो अगर डिस्प्लेस होगी मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो कोई ना कोई वो डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने जब डेरिवेशन किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें s क्या था, s वॉज योर डिस्टेंस, ठीक है, याद रखेगा इसको। तो फोर्स और डिस्टेंस, इन दो फैक्टर्स के ऊपर नॉर्मली आपकी वर्क जो है वो डिपेंड करती है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपके होने चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। चले, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, ये जो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपको कहना है कि वर्क हुआ है, ठीक है, तो वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपकी फार्मूला बनती है W इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। यही फार्मूला मैं अभी डिराइव करूँगा, ये वाला फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, ये वाला, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए क्या बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम में बता देता हूँ। ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब आपने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर में, तो फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेस होने का कहाँ से कहाँ, यहाँ पे थी ऑब्जेक्ट और वो यहाँ तक आ गई, तो ये कितना हो गया आपका डिस्टेंस एस, ठीक है, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते, तो ये एस डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से आपकी वर्क डन कितनी आई, वर्क डन बोलोगे तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। ये हो गई आपकी फार्मूला, ये आगे नहीं, जहाँ पे
W इज वर्क डन, F इज द फोर्स, S इज द डिस्टेंस। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर, यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, और इसको जूल भी कहते हैं। तो ऐसा ही यूनिट अगर बात करें वर्क की तो वो होती है जूल, ठीक है। ये वर्क और एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी दोनों की यूनिट होती है जूल, इसको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट होती है जूल, ठीक है। चलो, अब वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि इतना न्यूटन ऑफ फोर्स जो है वो लगाया गया, किस डायरेक्शन में लगाया गया उससे हमें मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का उतना रोल नहीं रहता, यहाँ पे मेनली सिर्फ नंबर का फोर्स रहता है कि कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। और वर्क इज सेड टू बी डन ओनली इफ मोशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है। और वर्क जो है वो तभी कंसिडर किया जाएगा जब उस पर्टिकुलर बॉडी पे कुछ मोशन होगा, ठीक है, जब वो बॉडी चलेगी। एक चीज़ याद रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है कि आपकी बॉडी जो, आप किसी बॉडी के ऊपर में अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी चलनी ही चाहिए। अगर नहीं चलती है तो वो आपकी वर्क नहीं कहलाएगी। तो ये चीज़ को याद रखेगा। तो जब भी एक चीज़ इसको याद रखो, ये वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर कोई भी इंसान है, तो एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो ना दीवार को धक्का दे रहा है। अब दीवार को धक्का देगा तो दीवार तो चलेगा नहीं, ठीक है, वो दीवार गिर जाएगा क्या? नहीं होगा। वो कितना ही फोर्स लगा ले, दीवार तो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्क डन होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, भले आपने फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी जो थी वो हिली नहीं, दीवार आपका नहीं हिला। तो अगर दीवार आपकी नहीं हिल रही है, वो नहीं चल रही है, तो आपका वर्क डन नहीं कहलाएगा। इसको याद रखिए। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे, जैसे फॉर एग्जांपल सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो सीढ़ी जब आप चढ़ते हो तो देखो ग्रेविटी किधर एक्ट करती है, धरती में ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो धरती जो है वो उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। और आप कहाँ जा रहे हो? ऊपर की तरफ जा रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ग्रेविटी के, ठीक है। ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो चलो देखते हैं इसमें। इफ़ वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, द अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। वेट और वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब वेट इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वेट इनटू डिस्टेंस होती है आपकी वर्क डन, ठीक है। अगर मेरे को बोलना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में वर्क हो रहा है और वो मैं अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगी? जो भी बॉडी का वेट है, ठीक है, मतलब मेरा वेट और जिस डिस्टेंस या जितना डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए, तो वो होगी मेरी वर्क डन। तो चलिए देखिए इसमें, लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ द बॉडी विच इज़ लिफ्टेड अपवर्ड थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल h, ठीक है। मास है स्मॉल m और बॉडी को ऊपर चढ़ाया जा रहा है h डिस्टेंस से। अब जो फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा बॉडी को ऊपर चढ़ाने के लिए, वो फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो जो फोर्स आपको चाहिए बॉडी को ऊपर चढ़ाने में, वो फोर्स आपकी बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगी, जो कि होगी F इज इक्वल टू m इंटू जी। अब ये कहाँ से आया? इसको याद रखो, m इंटू जी। वॉट इज़ जी? ये भी आपकी एक्सीलरेशन होती है। इसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये ग्रेविटी के कारण बॉडी पे जो लगने वाला जो एक्सीलरेशन है,
उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है? ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ का इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। और क्योंकि आप ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो लगेगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, इसलिए यहाँ पे आपकी फॉर्मूला बनती है m इंटू जी, ठीक है। फोर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी? मास इंटू ग्रेविटी के बराबर। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये आपकी न्यूटन के सेकेंड लॉ से है। तो चलो, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी, ठीक है, वर्क डन जो है बॉडी को लिफ्ट करने में, तो जो वर्क डन जो हो रहा है बॉडी को लिफ्ट करने में, बॉडी को ऊपर चढ़ाने में, देखो कितना है, वेट इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा? वेट हो गया आपकी m इंटू जी इंटू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है? हाइट, क्योंकि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो मैं एक हाइट में जाते जा रहा हूँ ना, ऊंचाई में जाते जा रहा हूँ सीढ़ी चढ़ के मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइट का फैक्टर आएगा डिस्टेंस में। तो यहाँ से आपकी फॉर्मूला बन गई W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। ये रही आपकी फॉर्मूला। तो ये W वर्क डन है, m मास है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो है ये होगी आपकी हाइट। देखो g जो है ये कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू होती है या तो 10 या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, या तो 10 होगी या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखेगा। न्यूमेरिकल में वैसे तो कई बार दिया भी रहता है, लेकिन कई बार ना नहीं भी दिया रहता, तो आपको पता रहना चाहिए कि जी जो है इसकी वैल्यू अगर 10 भी लेते हो तो भी ठीक है, 9.8 भी लेते हो तो भी ठीक है, हल्का सा वेरिएशन आता है, इतना आपका वेरी चलता है। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 11.1, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर, ठीक है। मतलब फोर्स दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको क्या करना है? ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन इज, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल है, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपके पास फोर्स भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी दिया हुआ है, खाली वैल्यू पुट करो और आंसर निकालना है। तो W इज इक्वल टू फोर्स है आपके पास 5 न्यूटन इंटू डिस्टेंस आपके पास 2 मीटर, तो यहाँ से आ गया 10 न्यूटन मीटर, और ये न्यूटन मीटर को आप जूल भी लिख सकते हो। तो आपकी आंसर क्या हो गई? तो यहाँ से आपकी आंसर देखिए, W इज टू एफ इंटू एस, ठीक है। F है 5 न्यूटन और W है डिस्टेंस है 2 मीटर, तो यहाँ से W आ गए 10 न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल 11.2, अ पोर्टर लिफ्ट लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, मतलब यहाँ पे आपकी ग्रेविटी एक्ट करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाओगे, ग्रेविटी कहाँ लगती है? ज़मीन में नीचे की तरफ, और आप कहाँ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो? ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ग्रेविटी अगेंस्ट एक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे एक्ट करेगा स्मॉल जी, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू होगी 10 या फिर 9.8, कुछ भी रख सकते हैं। तो चलो, मास दिया हुआ है और हेड की हाइट दी हुई है, मतलब ये हाइट होगी आपकी 1.5 मीटर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो देख लो यहाँ पे मास हो गया 15, S होगी 1.5, तो वर्क डन होगी आपकी F इंटू एस जो mgh के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये mgh कैसे है? देखो, फोर्स क्या होता है?
मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि होगी m इंटू जी, ठीक है, और s क्या हो गई आपकी हाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट की बात कर रहे हैं तो जो हमारी जो डिस्टेंस है वो s है वो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है 15 इंटू 10 इंटू 1.5, ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर कैलकुलेट करें तो 15 इंटू 15 225 और पॉइंट है 225 आएगा आपका, ठीक है, मतलब 225 2250 आ रहा है, पॉइंट हटाओगे, ठीक है, 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल आएगा। अब आते हैं नेगेटिव वर्क में। देखो यहाँ अभी तक तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव वर्क में कि अब फोर्स लगा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा था, खैर अभी तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ सा बात नहीं कहते। अब थोड़ा सा इसको भी देख लो कि नेगेटिव वर्क भी होता है। वर्क डन नेगेटिव कब होगी, किस कंडीशन में होगा, बस ये कंडीशन आपको याद रखना है। जब बॉडी जो है, जो फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो अपोजिट हो मोशन के, मतलब ये बॉडी है, ठीक है, मैं फोर्स इधर अप्लाई कर रहा हूँ और बॉडी जो है वो इधर मूव कर रही है, ठीक है, मेरा फोर्स किधर है, दूसरी तरफ, और बॉडी किधर एक्ट कर रही है, दूसरी तरफ, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो बॉडी मेरे पास नहीं आ रही है, बॉडी मेरे से दूर जा रही है, ठीक है, तो अगेंस्ट का वर्क कर रहा है ये। तो जब भी अगेंस्ट वर्क करता है तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, ये आपको जानने का उतना ज़रूरत नहीं है, बस ये एक होता है कंसेप्ट जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसकी जो वैल्यू होती है माइनस में होती है, तो यहीं से निकलता है आपका W इज़ल टू माइनस एफ इंटू एस, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एंगल जो बनती है, जो देखो ये बॉडी है, इस बॉडी यहाँ जा रही है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो इनके बीच का जो एंगल जो बना, कितना बना, ये 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इसीलिए आपकी नेगेटिव वर्क आ रही है, क्योंकि 180 की कॉस 180 होता है माइनस, खैर उतना आपको जानने ज़रूरत नहीं है, तो इतना याद रखिएगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है, दिस इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, कोई भी काम को करने की जो उसकी कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी जो होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। ये सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है। और SI यूनिट की बात करूं तो ये एज इट इज़, जैसे आपकी वर्क की जूल थी, इसकी भी जूल होती है। अब एनर्जी के फॉर्म्स की बात करें तो अलग बहुत सारी टाइप की एनर्जीज होती हैं। ये आपने सुना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इतनी सारी एनर्जीज होती हैं इन नेचर, इतनी सारी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो हमको फ़िलहाल अभी पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलो देखो, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी बॉडी पे जो एनर्जी जो ऐड कर रही है उसके मोशन के कारण, मतलब उसके चलने के कारण जो बॉडी पे एनर्जी ऐड कर रहा है, इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे जब आप बुलेट को फायर करते हो, ठीक है, जब मतलब गन से जब बुलेट फायर होती है तो उसकी जो स्पीड रहती है वो इतनी ज़्यादा स्पीड रहती है कि वो जाके एक स्टील का अगर प्लेट भी है तो स्टील के प्लेट में भी छेद कर देती है, ठीक है, छेद करके उसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एक्ट करती है बिकॉज ऑफ स्पीड, ठीक है, क्योंकि वो चल रहा होता है, इतना स्पीड रहता है, तो यहाँ पे एनर्जी एक्ट करती है, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के कारण आपकी जो बुलेट है वो अंदर तक घुस जाती है उसमें। तो देखो फॉर्मूला डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है, वेलोसिटी है स्मॉल u। अब ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हो रहा है s, ठीक है, अपने पोजीशन से, और कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे टर्म्स को याद रखोगे आप, क्योंकि डेरिवेशन करते समय आपको ना ये लिखना ज़रूरी रहता है कि कौन सा यूनिट को आप ले रहे हो, ठीक है। उसको जब आप नॉर्मली जब स्टार्ट करते हैं कोई भी डेरिवेशन तो हमेशा ये स्टेप्स को लिखते हैं, ठीक है, ताकि इसमें हम पता चल सके कि कौन कौन सी वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ए क्या है, यू क्या है, एस क्या है, तो ये आपका पहले से एक्सप्लेन कर दिया जाता है फर्स्ट पैराग्राफ में। चलो, फोर्स एफ एक्ट्स ऑन इट
इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो W क्या बन गया, F इंटू एस। तो वर्क डन आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट विल कॉज चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम U टू V। तो वर्क डन जो है ऑब्जेक्ट में, जिसके कारण आपकी जो वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है, और यही जो आपकी वेलोसिटी जो बदल रही है वर्क डन के कारण, ये हो जा रही है U टू V। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पे था, अब बॉडी जो है जैसे उसको आपने धक्का दिया तो बॉडी चलने लगी। ठीक है, एक बॉल जो है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, आपने क्या किया, उसको धक्का दिया तो बॉडी जो है या बॉल जो है वो चलने लग गई। ठीक है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी U थी और जब जैसे आपने धक्का दिया तो इसकी वेलोसिटी V हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्सीलरेशन ऐड करेगा बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, S कितना हो जाएगा फ्रॉम थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज टू 2S, ये आप जानते हो। ठीक है, तो अब V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज टू 2S को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें S की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो S की वैल्यू निकाल लोगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। ये वाले को देना इक्वेशन नंबर 1 और इसको दोगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब आगे देखो। वी नो V इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M इंटू ए। ये क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो वर्क डन कितना हो गया, F इंटू एस। वर्क डन होता है F इंटू एस और फोर्स होता है M इंटू ए। ठीक है, तो ये कितना बन गया, W इज इक्वल टू F इंटू एस। F की वैल्यू कितनी है, M इंटू ए। ठीक है, तो ये M इंटू ए और इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस की वैल्यू ये रही। तो सारी के सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो क्या आया, MA, यहाँ से A से A कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचा हाफ, ये ला हाफ M, ये रहा M, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था इनिशियल वो रेस्ट पे था। ठीक है, वो तो ज़मीन पे पड़ा हुआ, जैसे मैंने आपको बॉल बताया तो बॉल तो ज़मीन पे पड़ी हुई थी। ठीक है, बाद में जब मैंने उसको ढकेला, जब मैंने उस पर वर्क किया तो बॉल जो है वो चलना शुरू हुई। तो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी जो थी वो आपकी ज़ीरो थी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बना W इज़ इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अब ये कितना है, ये वर्क डन है किसी भी बॉडी के ऊपर में। अब क्योंकि वर्क डन जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, इसीलिए यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकलती है हाफ, ये बनता है हाफ M V स्क्वायर। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, हाफ M V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।